सभी का स्वागत है इस चैनल हिंदी ज्ञान पर। अब आप लोग इस चैनल पर गणित की भी कक्षाएं अटेंड कर पाएंगे। आप लोगों को गणित से संबंधित सारी वीडियोज इस चैनल पर प्राप्त होंगे। आज हम यूपी बोर्ड के सारे शिक्षार्थियों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम गणित का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। आज से लगातार आप लोगों को वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहें। तो वास्तविक संख्याओं का प्रयोग आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ये सारी चीजें आपने कक्षा 9 में पढ़ी होंगी। कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं का प्रयोग करके इन दो टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। दूसरा टॉपिक है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। तो आज हम वास्तविक संख्याओं में जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये प्रमेय क्या होता है, किस तरह कार्य करता है और इसके प्रयोग करके हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो यूक्लिड ने इसका विभाजन प्रमेय दिया था। यूक्लिड से पहले भी इस प्रमेय का प्रयोग होता रहा था, लेकिन यूक्लिड ने अपने बुक में इस प्रमेय को जाहिर किया, तब से इस प्रमेय का नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे दिया गया। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, इसमें विभाजन शब्द है, मतलब ये विभाजन या फिर भाग से संबंधित है, मतलब भाग से संबंधित प्रमेय है, इसलिए इसको विभाजन प्रमेय कहा गया है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, ये विभाजन प्रमेय अगर हम बोलें तो इस विभाजन प्रमेय में एल्गोरिथम के अनुसार अगर हम बोलें तो यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार अगर कोई संख्या a है, अगर इसको किसी दूसरी धनात्मक संख्या b से विभाजित करते हैं तो चलिए मान लेते हैं कुछ बार में ये जाती है और इसका शेष जो है वो r आ जाता है। तो ये जो r होगा वो हमेशा इस b से छोटा होगा। यही यूक्लिड ने बताया था कि अगर कोई धनात्मक संख्या को हम अगर कोई धनात्मक संख्या a को हम किसी धनात्मक संख्या b से भाग देते हैं और शेषफल r आता है, ये r जो होगा ये हमेशा इस b से छोटा होगा। यही था यूक्लिड का डिवीजन प्रमेय या विभाजन प्रमेय। तो विभाजन प्रमेय अगर हम इसको सरल विधि में बोलें तो आप लोगों ने मौसा निकालना पढ़ा होगा। मौसा की दोनों विधियां पढ़ी होंगी। मौसा की दोनों विधियां, जिसमें पहली विधि जो थी वो गुणनखंड विधि थी और दूसरी विधि जो थी वो थी लंबी विभाजन की विधि, भाग की लंबी विधि या लंबी विभाजन की विधि, जो भी आप बोल लें अपनी भाषा में, ये लंबी विभाजन की विधि। अब चलिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं कि मौसा की ये दोनों विधियां क्या होती हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जो गुणनखंड विधि होती है, मान लीजिए हम कोई दो संख्या ले लेते हैं 8 और 10। अगर इसका हमको मौसा निकालना है तो अगर हम गुणनखंड विधि से निकालना चाहें तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो 8 का गुणनखंड जो हुआ वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम 10 का गुणनखंड करें तो 2 से 5 बार में विभाजित होगा और 5 से 1 बार में विभाजित होगा। तो 10 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 5 होगा। तो जो चीज कॉमन होती है वही मौसा होती है। तो यहाँ जो दोनों संख्याओं का मौसा है वो है 2। तो ये जो है वो गुणनखंड की विधि है। अगर हम दूसरी विधि को देखें कि दूसरी विधि क्या होती है, जो भाग की लंबी विधि होती है या लंबी विभाजन विधि होती है, वो क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो फिर वही उसी उदाहरण पे आते हैं कि 8 और 10 का मौसा निकालना है हमको। अगर 8 और 10 का मौसा निकालना है लंबी विभाजन की विधि से, तो हम क्या करते हैं, पहले इन संख्याओं का कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है। यहां दिख रहा है 8 छोटी है, तो 8 को हम भाजक बनाते हैं और भाज्य बनाते हैं बड़ी संख्या को और भाग देते हैं। तो 8 से अगर 10 को भाग देते हैं तो एक बार में भाग जाएगा और शेष आएगा 2। ये जो 2 होगा ये हमेशा इस 8 से छोटा होगा, ये तो यूक्लिड ने बताया था। तो पूरा प्रमेय उनका क्या था कि जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते जाते हैं। ये है लंबी भाग की लंबी विधि में। तो 2 से
अब जो शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक, और जो भाजक होता है वो बन जाता है भाज्य। तो ये हो गया 8, ये यहां आ गया, फिर भाग देंगे तो 4 बार में ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया, शेष 0 आया, कुछ नहीं आया। अतः जो मौसो होगा वो संख्या होती है जो कि लास्ट वाली भाजक होती है, अंतिम भाजक संख्या जो होती है वही मौसो होती है। तो यहां हमको दिख रहा है कि अंतिम भाजक संख्या है 2, अतः ये जो है यही यहां मौसो है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में मौसो जो है वो 2 आया। इसी भाग की लंबी विधि को उन्होंने अपनी प्रमेय में दिया और बताया कि भाग की लंबी विधि जो होती है यही इनकी यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम थी। इन्होंने अपने थ्योरम को ऐसे बताया था कि अगर कोई धनात्मक संख्या a है और इसको किसी धनात्मक संख्या b से भाग देते हैं, चलिए मान लेते हैं कुछ बार में गया होगा, कुछ आया होगा, अगर हमने इसको घटाया तो यहां जो शेषफल आता है वो आता है r। तो ये जो r होगा ये हमेशा छोटा होगा b से, ये हमेशा छोटा होगा b से, ये b से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने भाग पढ़ा होगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये r जो शेषफल होता है वो हर एक सिचुएशन में इस भाजक से छोटा होता है। तो इनका थ्योरम जो था बेसिकली वो ये था कि जो धनात्मक संख्या a होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये b से भाजक से विभाजित करते हैं, q बार में ये विभाजित हुआ और जो शेषफल आया वो r आया, ठीक। और ये जो r होगा ये या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। जब शेषफल 0 आएगा तो 0 के बराबर होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो r की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, लेकिन ये हमेशा इस b से छोटा होगा। b क्या बताया था हमने आपको, b बताया था कि b जो है वो भाजक है, मतलब ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। यही जो थ्योरम है ये थ्योरम है यूक्लिड का डिवीजन का। यूक्लिड का डिवीजन का थ्योरम ये है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जो कि आपकी किताब में भी दिया है कि एक अंडे वाला होता है, वो अपनी ठेली लगाया होता है, उसकी ठेली पे कुछ अंडे रखे होते हैं और एक आलसी आदमी जो है वो आता है वहां पे और उसकी ठेली को पलट देता है। तो उसके पूरे के पूरे अंडे में से कुछ अंडे जो हैं वो गिर जाते हैं, गिर के फूट जाते हैं, ठीक। तो ये जो आदमी होता है, दुकानदार होता है, वो पंचायत बुलाता है। पंचायत बुलाने के बाद वो पंचायत में कहता है कि इनकी वजह से हमारे इतने अंडे फूट गए, अतः हमें उसकी भरपाई चाहिए। तो पंचायत उससे पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे कितने अंडे फूटे। तो वो बताता है कि मेरे जो अंडे थे उनकी संख्या जो थी वो 150 से कम थी, वो हमेशा 150 से कम थी, मतलब हमारे जो अंडे थे वो 150 से कम थे। लेकिन उस संख्या में अगर हम 7 से भाग देते हैं, जितने अंडे थे उसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो हमारा शेष आता है वो 6 आता है। अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 5 आता है। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 4 आता है। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 3 आता है। ऐसा उसने बताया, इस तरह तरीके से बताया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर मान लेते हैं कि ये जो संख्या है ये a है, ये 150 से कम है, ये a जो है वो 150 से कम है हर एक सिचुएशन में। तो अगर कोई संख्या a है, अगर इसको हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 6। तो r की जगह हम लिख लेते हैं 6, जिससे भाग दे रहे हैं ये हमारा भाजक होता है, अतः ये b की जगह पे होगा, मान लेते हैं ये q बार में गया होगा टोटल। तो ये हमारा इक्वेशन बना। ये ठीक देख रहे होंगे आपकी यूक्लिड के डिवीजन या विभाजन प्रमेय जो है उसके हिसाब से बना। अगर इसको हम बनाएं तो a इक्वल 6q प्लस 5 होगा। फिर अगर हम यहां बनाते हैं तो ये होगा a इक्वल 5q प्लस 4। यहां बनाते हैं तो a इक्वल 3q प्लस ये a इक्वल 4q प्लस 3। ये आपने देखा कि ये ठीक ऐसे ही बना है।
यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी, ये जो r होगा, ये जो 6 होगा, ये या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा 7 से छोटा होगा। तो अगर इसमें हम संख्याएं निकालें कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी इसमें सम्मिलित, इसमें तो हम देखेंगे कि 0 भी, क्योंकि ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन ये 7 से हमेशा छोटा होगा, इसलिए इतनी संख्याएं यहां हो सकती हैं। ये डिवीजन यूक्लिड ने बताया था अपने डिवीजन प्रमेय में या विभाजन प्रमेय में। चलिए, इनके विभाजन प्रमेय में ये था कि हम किसी दो संख्याओं का मौसा कैसे निकालेंगे, ये इन्होंने अपने डिवीजन में बताया था। चलिए, अगर हम आपको दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 42 और दूसरी संख्या 50 ले लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का हमको मौसा निकालना है यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहां हम देखेंगे कि 42 जो है वो छोटा है 50 से, तो जो संख्या छोटी होती है वो हमारी भाजक हो जाती है, जो संख्या बड़ी होती है वो हमारा भाज्य हो जाती है। फिर इसको हम भाग देंगे, लेकिन हम उस जो भाग की लंबी विधि थी उस तरीके से भाग नहीं देंगे, होता वही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया जाता है। तो अगर हम 50 को लिखें, अब 50 बड़ा है तो 50 को भाग देंगे 42 से, तो कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। तो यहां लिखेंगे गुणे 1। ये देखिए, ये हमारा भाजक है, इसको हम उसी प्रमेय के हिसाब से लिख रहे हैं, a इक्वल बी इंटू कितनी बार में भाग गया, q बार में, प्लस यहां शेष लिखते हैं। तो यहां शेष क्या आएगा, 42 से 50 को भाग देंगे तो 8 शेष आएगा। तो यहां हम देखिए लिखते हैं 8। सेम वही, ये जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय था वही हमने लिखा, लेकिन ऐसे लिखा। चलिए, जब तक यहां 0 नहीं आता, जब तक ये r की वैल्यू 0 नहीं आती, तब तक हम भाग देते रहते हैं। यहां आया 8, अब जो शेषफल होता है वो यहां भाजक, अब जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। तो यहां हमने देखा कि यहां जो भाजक है 42 है, अब ये भाज्य बन जाएगा। तो 42 को हम ऐसे लिखेंगे कि अब हम 8 से भाग देंगे इसको, तो 8 गुणे 8 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब ये जो है b है, 5 बार में q की वैल्यू यहाँ 5 दिख रही है, तो 8 5 40। तो यहां से इस फल जो आता है वो आता है 2। ये अब r की वैल्यू हो गई। r की वैल्यू जब तक 0 नहीं आती तब तक हम ऐसा करते रहते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो भाजक था हमारा वो हमारा अब भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ 8 था, तो 8 को फिर से हम विभाजित करेंगे, जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। तो 2 गुणे 4 प्लस 0, क्योंकि शेष कुछ नहीं बच रहा है। अतः हमने देखा कि यहाँ 0, r की वैल्यू 0 आ गई। अतः इस सिचुएशन में हमने देखा कि हमारा मौसा क्या आया, 2। अतः जो HCF या मौसा है वो आया 2। तो ये यूक्लिड की डिवीजन प्रमेय या यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है। यही है स्टेप 1, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। ये तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा 0 नहीं आता। जिस सिचुएशन में 0 आता है उसी भाजक को हम HCF या मौसा कहते हैं। चलिए, एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। छोटे छोटे अंकों को लेने पे जल्दी समझ में आता है, अगर हम बड़े अंक लें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी समझ में आएगा। चलिए, जैसे हम लेके दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ 32 लेते हैं और 110 ले लेते हैं, चलिए इन दो संख्याओं को लेके आपको हम यूक्लिड के डिवीजन प्रमेय से मौसा निकालना सिखाते हैं। पहला स्टेप वही है कि हम पहले कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि 32 जो है वो छोटा है, 110 बड़ा है, अतः ये हमारा भाज्य होगा, ये हमारा भाजक होगा। जो संख्या बड़ी होगी वो भाज्य होगी, तो हम इसको भाज्य की जगह पे लिख लेते हैं 110। अब हम 32 से विभाजित करना शुरू करते हैं। तो अगर 32 से हम विभाजित करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा,
32 तिया 96 होता है, तो 96 अगर 110 से 96 को माइनस करें तो आएगा 14। ठीक, आर की वैल्यू 0 नहीं आई, अतः हम फिर से करेंगे। जो हमारा भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा, यहां 32 हो गया, और जो शेषफल आया है वो भाजक बन जाएगा। 14 से फिर से विभाजित करेंगे तो 2 बार में विभाजित होगा, 14 दूना 28, 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। पुनः जो हमारा भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा, यहाँ 14 लिखेंगे, और जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। तो 4 से हम 3 बार में भाग देते हैं तो 12 होता है, तो शेषफल हमारा 2 आएगा। अब जो फिर से भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 2 से 2 बार में विभाजित होगा और शेष आएगा 0। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा किस भाजक से विभाजित हो गया, तो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो गया, अतः हमारा मॉस या HCF जो होगा वो होगा 2। धन्यवाद साथियों, मैं अगली वीडियो में यूक्लिड के कुछ और प्रमेय को सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे सिद्ध कीजिए कि 2q + 1 जो है एक ये विषम संख्या है, इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।